आज का हमारा टॉपिक है जी इनकैप्सुलेशन। वी आर हैविंग आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, यहाँ पे अब सबसे पहले वही बात है कि मैं कहता हूँ फाइल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन यूजिंग .NET कोर। ठीक है, गो एंड गेट योर डायरेक्टरीज। ठीक हो गया। और इसको मैं कहता हूँ आस्क डॉट कंसोल ऐप, और इसको मैं कह देता हूँ इनकैप्सुलेशन। ठीक हो गया, क्रिएट। ये तो हमने अब इतनी दफ़ा कर लिया कि इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा देखिए, अब आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को हाइड करना है। ठीक है, हाइड इन द सेंस ऐसे करना है कि वो इंफॉर्मेशन हम यूज़र को दिखाएं जो हम चाहते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन जिस हालत में हम चाहते हैं यूज़र को उतनी इंफॉर्मेशन एक्सपोज करें। अच्छा, इसको एक्सपोज करने के लिए कैसे एक्सपोज करेंगे, इस इधर हमारे पास चीज़ें यूज़ होती हैं, इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करता हूँ दैट इज़ अ क्लास। अब हम लोग क्लासेस के अंदर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पहले नॉर्मल डाटा टाइप्स में काम किया, इंटीजर पे, फ्लोट पे, डेसिमल पे। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए, स्ट्रक्चर्स के अंदर फिर हमने एरेज को देख लिया। एरेज के बाद अब हम लोग आ रहे हैं सीधा क्लासेस के ऊपर। दीज आर द रेफरेंस टाइप, दीज आर द कस्टम बिल्ड टाइप्स विच आर रेफरेंस टाइप्स। ठीक हो गया। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारा प्रोग्राम है दैट इज आल्सो अ क्लास, दैट इज अ क्लास, और हमारे पास सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक एंट्री पॉइंट है दैट इज अ स्टैटिक वॉइड मेन। किसी भी कंसोल एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, इनफैक्ट आजकल के दौर में इस वक्त .NET कोर के अंदर जो भी काम चल रहा है उसमें स्टार्टअप पॉइंट आपका जो होता है या एंट्री पॉइंट जो होता है किसी भी एप्लीकेशन का, दैट इज स्टैटिक वॉइड मेन। अगर एक से ज़्यादा स्टैटिक वॉइड मेन हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव अ कन्फ्यूजन, वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू एंट्री पॉइंट्स। हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा एंट्री पॉइंट हमारे लिए एक वैलिड एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, वी शुड मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इसी प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर, नॉट प्रोग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर मैं राइट क्लिक करके एक नई क्लास बनाऊंगा, ऐड अ न्यू क्लास। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, कोर्स का। दिस इज माई क्लास। अब इस क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ ओके माई कोर्स, और कोर्स का ये क्या हुआ, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ। लेकिन इस वक्त अगर मैं इस प्रोग्राम को एक्सेस करूं और इस कोर्स की ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस करके कुछ काम करना चाहूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। क्या एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, क्योंकि कोर्स इज अ रेफरेंस टाइप। अभी तक मैंने इस रेफरेंस टाइप को किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही नहीं दिया, ये एरर आएगा। ठीक है ना, इसके अंदर किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही नहीं सेव किया, यानी कि अभी तक मैंने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी कि भाई तुम कोई मेमोरी एलोकेशन करो और इस मेमोरी एलोकेशन, इस मेमोरी का रेफरेंस अपने पास सेव कर लो। वो कैसे होता है, वो एलोकेशन करने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको क्या कहते हैं, न्यू। ठीक है, ये जो न्यू का ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ये मेमोरी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास चीज़ आना शुरू हो गई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, मैं कहता हूँ व्हाट इज़ अ क्लास। क्लास की बुकिश डेफिनेशन अगर हम लोग करें तो व्हाट इज़ क्लास, क्लास इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एंटिटी होती है, ठीक है, एंटिटी भी क्या होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, इसी तरह क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कोर्स हो गया, हमारा ये क्लासरूम हो गया, फ़ैन हो गया, ये हमारी स्क्रीन हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, हमारा टॉपिक हो गया जिसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हम कहते हैं क्लास का टेम्परेचर, क्लास की एम्बियंस, क्लास का एटमॉस्फेयर,
ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका, आपके समझने का तरीका, आपका लेवल, मेरा लेवल, बात समझ आई कि नहीं आई, मेरे बोलने का लेवल, ठीक है, आपको समझने का लेवल, ऑल दीज आर ओवर, हाँ, इनको हम क्लासेस की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, क्लास में और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है? क्लास हमारा लिखा हुआ कोड है, क्लास हमारा लिखा हुआ कोड है, जैसे मैंने क्लास कोर्स की एक क्लास बनाई है, दिस इज ओवर क्लास। लेकिन जिस वक्त मैं ये कह दूं कोर्स इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ कोर्स, ये काम कह देता हूँ, तो ये कहने पर एक मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, इसको एक मेमोरी ऑक्युपाई कर ली जाती है, और उसका रेफरेंस कहाँ आ जाता है? मैं कोर्स के बजाय इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ टेम्प, so that we can differ between the course class and the object of course class, that is temp. अब अगर मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो मेरे पास temp के वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप कोर्स रिजाइड। बात समझ आ गई? दैट्स वाई हम लोग क्लासेस को रेफरेंस टाइप बोलते हैं, वैल्यू टाइप नहीं बोलते। और मैंने आपको लास्ट क्लास में, बल्कि थोड़ा लेक्चर पहले बताया था, यानी कि लास्ट क्लासेस में कभी भी, कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक है वैल्यू टाइप और एक है रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप स्ट्रिक्टली कहाँ रिजाइड करते हैं? स्टैक पे। रेफरेंस टाइप कहाँ रिजाइड करते हैं? हीप पे। उनका बेस एड्रेस कहाँ पर होता है? स्टैक पे। इज इट क्लियर ना? ओके जी, अब मैं ये जो मैंने न्यू के आगे एक फंक्शन लिखा है, दिस इज अ फंक्शन ना, दिस इज अ कॉल टू अ फंक्शन कोर्स। हम कहेंगे यार ये फंक्शन कहाँ बना हुआ है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, जिसका नाम हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। ये जो क्लास की वजह से एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होता है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है। उस लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है उसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। वो फंक्शन जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और वो फंक्शन जो सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होता है उसे डिस्ट्रक्टर। ठीक है, गार्बेज क्लीनर बोलता है, गार्बेज क्लीन करता है, ये जितनी मेमोरी ऑक्युपाई होती है उसको रिलोकेट कर देता, रिलीज कर देता है इनको। ठीक है ना? अच्छा, ये मेमोरी आती कहाँ से है? प्रोग्राम अपनी मेमोरी कहाँ से लेता है? किसको कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है। प्रोग्राम में जब भी मेमोरी लेनी होती है तो किसको कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि मुझे मेमोरी दो, मुझे मेमोरी दो। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मेमोरी दे रहा होता है, खुद तो जाके नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किसी प्रोसेस का चाइल्ड होगा, खुद से कुछ नहीं करेगा। सही है ना? तो ये रिसोर्सेज ऑक्युपाई करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज देगा। इसे ऊपर जो गवर्निंग बैठा होगा वो कौन है? प्रोग्राम, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हम कहते हैं कि लेट से हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें, ठीक है, वी विल गेट ओनली द मैसेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड का मैसेज मिलेगा। मैं कहता हूँ कि भाई एक काम करते हैं कि जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होना, ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन चले। अच्छा, ये जितने भी अब मैं काम करूँगा आपको लाइफ साइकिल समझाने के लिए और इसका पूरा सीक्वेंस बताने के लिए। एट द एंड ये ना हो कि हम लोग ये सोच रहे हो कि ये क्या हुआ। ठीक, अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि हम उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जाते हैं। उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्या हम लिख सकते हैं खुद से? हाँ जी, लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा, इनफैक्ट दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, जिसकी नो रिटर्न टाइप होती है। ठीक है, अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर होता है इसके पास, रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। ठीक है, मे हैव पैरामीटर्स। ये फंक्शन की कुछ मैंने आपके पास कहानियाँ बता दी कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। कंस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसके पास एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं, जिसका रिटर्न टाइप में कुछ नहीं होता,
इनफैक्ट वॉइड भी नहीं होता, इसकी रिटर्न टाइप होती ही नहीं है, ठीक है ना। ये ना हो कि आपके नो रिटर्न टाइप जैसा मतलब है वॉइड होता है, नहीं, रिटर्न टाइप में कुछ भी नहीं लिखा जाता। और मे हैव पैरामीटर, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन लिख के देखते हैं, हम कहते हैं पब्लिक, इसका नाम क्या होता है, बड़े मज़े की बात है, ठीक है। सेम नेम एज ऑफ क्लास, जो नाम क्लास का होगा वही इसका नाम होगा। कंस्ट्रक्टर बनाना है, कोर्स ये बना दिया, कोई पैरामीटर नहीं दिया। कंसोल राइट लाइन, हे आई एम हियर, ठीक है, हे आई एम हियर, ठीक है, या जस्ट बॉर्न, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेलो वर्ड को ख़त्म कर देता हूँ। अब हमें पता चल जाएगा कि जब भी फंक्शन कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हम कहेंगे जस्ट बॉर्न, यानी कि इसका लाइफ टाइम जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख दूँ तो जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। अच्छा, अब हमने बात ये तो कर दी, लेकिन हम लोग क्लासेस बनाते क्यों हैं? सबसे पहली बात, क्लासेस हम बनाते हैं जिस वक्त हमने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हम स्ट्रक्चर्स के अंदर भी बना रहे थे, इसके अंदर बना रहे थे, स्ट्रक्चर्स के अंदर भी बना रहे थे, ठीक है। हमें क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेसेस, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्लास के अंदर ये चीज़ आ गई, अब क्लास के अंदर अगली चीज़ क्या आएगी? अगली चीज़ आएगी उसकी वो सारी एट्रीब्यूट जो हम लोग लिखते थे, जैसे कोड, क्या कोड लिखते थे। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ प्राइवेट या स्ट्रिंग कोड, क्या लिखता हूँ, एक लोकल वेरिएबल है। क्या ये लोकल वेरिएबल मेरे पास यहाँ से एक्सेस में आएगा? मैं कहूँ टेम्प डॉट कोर्स, नहीं आ रहा, टेम्प डॉट कोर्स नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ठीक है, ये वेरिएबल प्राइवेट है। किसी भी क्लास का कभी भी कोई एक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाए या कोई भी चीज़ क्रिएट की जाए जिसके साथ एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ना लिखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होती है। यानी कि इफ़ आई कुड से दैट इट्स प्राइवेट, इट्स इक्वली लाइक दिस, ठीक है। दीज टू स्टेटमेंट्स आर क्वाइट सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सही हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, इसका एक्सेस कैसे देंगे, इसका एक्सेस कैसे देंगे? इसको कोई बंदा सेट करना चाहे, इसको कोई बंदा गेट करना चाहे, यानी कि इसको कोई बंदा असाइनमेंट करना चाहे या इसको कोई बंदा रीड करना चाहे, हाउ कुड वी गेट कि यार इस कोर्स का कोड क्या है? अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी? दीज आर द स्पेसिफिकेशन, दीज आर ओवर ऑन इम्प्लीमेंटेशंस, कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर कहानी आती है इनकैप्सुलेशन की, उतना इंफॉर्मेशन एक्सपोज करना जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप चलिए हम एक बात ले लेते हैं, हम एक अंडरस्टैंडिंग ये लेते हैं कि यार कोर्स का जो कोड है ना वो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बताया जाएगा। कोर्स का जो कोड है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बताया जाएगा। चलें जी, हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग अंडरस्कोर कोड्स, ये वेरिएबल हमने बना दिया, ठीक है। ये एक कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा जब कंस्ट्रक्टर बना रहा हो तो यहाँ पे कोर्स का कोड प्रोवाइड कर दिया करे, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ जैसे ask.net 1, मैं कहता हूँ इसका कोड पास किया करे बंदा, जब भी कोई कोर्स बनाएगा उसका कोड पास करेगा। यानी कि देखिए अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस, हमारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। हम कहते हैं कि जिस वक्त कोर्स का जो कोड है ना बाद में कभी एडिट नहीं किया जा सकता, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है।
तो इसको जब असाइन किया जाएगा, जब भी कोई कोर्स क्रिएट किया जाएगा तो इसका कोड कब बनाया जाएगा? एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे पब्लिक कर देता। अगर इस वेरिएबल को पब्लिक कर देता तो डाटा हर कोई छेड़ता, इसका हर कोई इसका डाटा छेड़ रहा होता। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता कि इसका कोई डाटा छेड़े। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात यह है कि इस कोड को मैंने असाइन तो करवा दिया, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। मैं अब बाद में पढ़ना चाहता हूँ कि कोड है क्या जो इसके अंदर सेव हुआ है। आउटपुट कैसे लूँगा, रीड कैसे करूँगा? राइट तो हो गया कंस्ट्रक्शन के वक्त। उसके लिए ना हमारे पास एक चीज़ यूज़ होती है, प्रॉपर्टी। क्या यूज़ होती है? प्रॉपर्टी। वेरिएबल समझ आ गया आपको? वेरिएबल को आर्गुमेंट में पास करके असाइन करना समझ आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर ये कर दूँ कोड इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर कोड, वी गॉट कोड असाइन। हमने कोड की असाइनमेंट कर दी ना। जो डाटा कोड को मिल रहा है ना वो इसकी इंटरनल वेरिएबल को असाइन कर दिया। मेन से जो आ रहा है ना वो डाटा इधर असाइन हो गया, इस वेरिएबल को असाइन हो गया, इस वेरिएबल को असाइन वैल्यू टू ओवर एट्रीब्यूट्स। हमने अपने एट्रीब्यूट्स में वैल्यू असाइन कर दी। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रीड करना चाहता हूँ। रीड करने के लिए मुझे प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी को हमेशा क्या रखते हैं? अच्छा, अब प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कुछ आ सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ पब्लिक, ताकि इस प्रॉपर्टी को मैं आराम से एक्सेस कर सकूँ इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। किसी भी डाटे को, किसी भी, लेट से मैं इसको यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ पब्लिक इंट नंबर और मैं चाहता हूँ इस नंबर को मैंने एक्सेस करना है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा टेम्प डॉट नंबर। समझ आई? अगर मैंने एक्सेस करना है, ये एक्सेस करने का तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट की मेथड को, किसी ऑब्जेक्ट के डाटे को अगर एक्सेस करना है तो डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे। उसकी सारी प्रॉपर्टीज, मेथड, फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। गॉट दैट? अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि यार एक प्रॉपर्टी बनानी है। चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी डॉट के साथ एक्सेस हो, तो इसको मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ बनाऊंगा। इस प्रॉपर्टी की रिटर्न टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, क्योंकि मैं कोड रिटर्न करवाना चाहता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? कुछ भी नाम रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गेट कोड नाम रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? गेट कोड। या लेट से इस प्रॉपर्टी का नाम नॉर्मली मैं कोड रख देता हूँ कैपिटल सी के साथ। ठीक है? इसके अंदर मैं एक मेथड बनाते हैं, यानी कि इसका एक बनाता हूँ गेट। क्या बनाता हूँ? गेट। अब गेट के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि गेट जब भी कॉल हो तो मैं रिटर्न क्या करूँ? मैं रिटर्न कोड कर दूँ। क्या कर दूँ? कोड। यानी कि जब भी कोई बंदा ये कहेगा कंसोल राइट लाइन और कहेगा टेम्प डॉट कोड, ये क्या हो रहा है? ये उसकी वैल्यू को रीड करने जा रहा है। क्या कर रहे हैं? रीडिंग कोड। अगर कोड को गेट करने जा रहा हूँ तो जब मैं टेम्प डॉट कोड करूँगा तो इसका क्या मतलब है? कोड का गेट प्रॉपर्टी कॉल होगी, कोड की रीड कॉल होगी। सही है ना? और जब मैं ये कहूँगा कि ओके यार टेम्प डॉट कोड, यानी कि आप समझ में एक और बात आती है कि सर अगर ये कर दें तो तब भी ठीक होगा। कि ये भी ठीक होगा। मैं कहूँगा नहीं ये नहीं हो सकता। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता? वजह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कुछ सेट लिखा है, कहीं पे असाइनमेंट की है। हाँ, अगर मैं यूँ कह दूँ सेट और मैं कह दूँ कोड इज इक्वल्स टू क्या? जो वैल्यू पास होगी। अब ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। व्हाट इज दिस वैल्यू? जिस वक्त ये स्टेटमेंट टेम्प डॉट कोड इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे यूज़ होती है तो ये असाइनमेंट के लिए यूज़ होती है। और जब असाइनमेंट के लिए यूज़ होती है तो ये जो डाटा होता है, जो यहाँ से डाटा होता है राइट हैंड साइड पे, ये एक बफर के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? बफर के अंदर चला जाता है। उस बफर का नाम हमारे पास वैल्यू होता है।
गेट का मतलब है सिर्फ रीड करना, सेट का मतलब है राइट करना, राइट करना। बस ये रीड और राइट है। सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब है राइट। करना, ठीक है। गेट का मतलब क्या है? रीड करना। बस, ठीक है। सर लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, जैसे कि आपने ऊपर स्ट्रिंग कोड लिखा, हाँ। सर एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास की है, हम्म, वो एक अलग मेथड है, और जो इसके थ्रू पास की है ये प्रॉपर्टी है, ये अलग तरीका अलग है, वो अलग तरीका ही अलग तरीका। लेकिन अब देखिए मैं एक और काम करूँगा ना, मैं ये कहता हूँ कि भाई क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि इस कोड को कभी भी बाहर से कोई डॉट करके एक्सेस नहीं करेगा, तो मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। क्या कर दूंगा? प्राइवेट कर दूंगा। ये प्रॉपर्टी पब्लिक है, लेकिन इसके अंदर सेट का जो मेथड है ना, या सेट का जो बिहेवियर है, ये प्राइवेट हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर मेरे पास बाहर एक ऑब्जेक्ट है ना टेम्प, तो मैं अगर डॉट कोड इज इक्वल टू करके यूज़ करना चाहूँगा तो ये इनवैलिड हो जाएगी, इसकी असाइनमेंट बाहर से नहीं हो सकती। ये देखें, ठीक हो गया ना? अच्छा, अब ये चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको पता चल रही हैं, लेकिन इट नीड्स अ प्रैक्टिस। अब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन इनके अंदर ना प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ा सा, यानी कि इंसानी दिमाग सिमेंटिक्स बनाते बनाते टाइम लेता है। यानी कि अब वहाँ से जो डाटा आया, मैंने कहा जी वैल्यू एक बफर में आया, बफर से वैल्यू में आया और वैल्यू आके साइन करेगी, ये बात अभी याद रहेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ये बात दिमाग से निकलेगी, क्योंकि यही उसका लिंक है, सिमेंटिक लिंक्स हैं जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। एक्सेस मॉडिफायर, हमने डाटा इनकैप्सुलेट करना है, लेकिन उसको वे आउट भी तो देना है। दिस इज़ अ सिक्योर वे आउट, ठीक है। तो ये कोड को हम लोगों ने कर लिया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इसका मैंने एक और चीज़ बनानी है, दैट इज़ कोड का टाइटल, कोर्स का टाइटल। अच्छा, अब ये जो सारी कहानी हमने की है, ये हमने अच्छी खासी मेहनत के साथ की है, ठीक है। यहाँ पर ना एक हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है जिसको हम लोग कोड स्निपेट बोलते हैं। मैं PROP प्रॉप फुल लिखूँ और 2 दफ़ा टैब दबाऊँ तो मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देता है। मैं दोबारा करता हूँ आप लोगों के लिए, प्रॉप फुल 2 दफ़ा टैब, पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। अब अगला जो वेरिएबल बना रहा हूँ वो टाइटल है ना, उसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। वेरिएबल का नाम टाइटल, प्रॉपर्टी का नाम कैपिटल टाइटल। इज इट ओके? हाँ जी, एट्रीब्यूट और हाँ, एट्रीब्यूट हमारी वो चीज़ होती है जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आ रहा होता है कि लेट्स से हम कहते हैं कोर्स का टाइटल होगा, कोर्स का कोड होगा, कोर्स की डिस्क्रिप्शन होगी, कोर्स की स्टार्ट डेट होगी, कोर्स की एंड डेट होगी, कोर्स की ड्यूरेशन होगी, कोर्स की फ़ीस होगी, कोर्स फीचर्ड है कि नहीं है, ठीक है, कोर्स इस क्या नाम है वो है कि नहीं है, इस कूपन कोर्स है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी स्पेसिफिकेशन में आ रही हैं, तो उसके अंदर ये है कि नहीं है। लेकिन जब उसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो उन एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टीज़ में लिख रहे होंगे, वो जितनी एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ बन रही होंगी यहाँ पे आके, वेरिएबल्स बन रहे होंगे यहाँ पे आके, ठीक है। और उसके जितने भी फंक्शंस हैं जो कि वो बिहेवियर्स हैं उसके, ठीक है। कोर्स सेल हो सकता है, ठीक है, कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कोर्स के अंदर एनरोलमेंट हो सकती है, कोर्स फ्रीज करवाया जा सकता है। ये क्या चीज़ें हैं? ये मेथड्स हैं उसके, यहाँ मेथड्स बनाएंगे उन चीज़ों के लिए। जब हम लिख रहे होते हैं तो कोड इधर, हाँ, लेकिन जब आपको किसी ने स्पेसिफिकेशन दी तो उसके अंदर ये क्या था? एट्रीब्यूट। स्पेसिफिकेशन जब आपको लिखा हुआ कहीं दिया है किसी ने कि नहीं, लिखा हुआ देगा ना, कोई अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हुई देगा ना कि आपको ख्वाब में आके बताएगा लिख के देगा, ठीक है। ये जो लिख के देंगे ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे। जो डेवलपर होगा ना, वहाँ पे देखेगा कि अच्छा ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेरे मेथड्स हैं, ठीक है, ये फलां मेरे, ठीक हो गया, टाइटल हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि कोर्स की डेट ऑफ क्रिएशन, कोर्स कब क्रिएट हुआ। अब ये जो डेट ऑफ क्रिएशन है, ये मैं कहता हूँ कि यार ये प्राइवेट होगा,
इसकी प्रॉपर्टी नहीं मैं बनाऊंगा डेट टाइम, और मैं इसको क्या देता हूँ कि दैट्स माई क्रिएटेड इसकी क्यों नहीं बनाएंगे? है। क्यों नहीं बनाएंगे? क्या चीज़ इसकी प्रॉपर्टी क्यों बनाता नहीं हूँ ना, अभी मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, लेकिन इसकी ना चले इसकी प्रॉपर्टी हम बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि पी आर ओ पी प्रॉपर्टी एंड फुल प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ डेट टाइम और क्रिएटेड, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं रख देता हूँ क्रिएटेड। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी जो गेट प्रॉपर्टी है ना, सॉरी सेट प्रॉपर्टी, मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? कोर्स जब क्रिएट होगा, दीज आर द पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेनी। मैं कहता हूँ कि क्रिएटेड जो है ना वो डेट टाइम डॉट नाउ से डल जाए, अगर ऐसा हो तो, ठीक है ना, वो लम्हा उठ जाए और वो आके वैल्यू साइन हो जाए। अगर आप ये कहते हैं नहीं नहीं साहब, ये बात ये है कि कोर्स की जो क्रिएशन डेट है ना, वो भी मैं उसको टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड दूंगा और वहाँ से वो डेट पिकर से डेट चूज़ करेगा, वो लाएगा, तो ओके, डोंट गो आफ्टर दिस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो आप वही काम करेंगे जो टाइटल के साथ किए। सेट कर देंगे। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलिए, अगर यही तीन चीज़ें अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये समझ में आ जाती है कि अच्छा यार, इस तरह इसके डाटे को हम एक्सेस कर रहे हैं। अब अगली चीज़ है एक कि मेरे पास जैसे ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार बात ये है कि मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर ऐसा बन रहा हो जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो बंदा अपना टाइटल भी दे सके। क्या दे सके? कोर्स का टाइटल भी दे सके। तो मैं क्या एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ? हाँ जी, मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा सेम टाइप के फंक्शन अगर लिखे जाएँ तो इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। लेकिन उन फंक्शंस का सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। लेट्स से जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग कोड आ रहा है, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, स्ट्रिंग कोड आएगा, लेकिन इसके अंदर स्ट्रिंग अंडरस्कोर टाइटल भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, मैं अब एक बात और करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा, अगर टाइटल आ जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो दो वेरिएबल भी असाइन करवाने पड़ेंगे, और फिर मैं टाइटल को अंडरस्कोर टाइटल असाइन भी करूँगा। ये क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने कोड और टाइटल को एंटर किया है, हाँ, लेकिन आपने क्रिएटेड क्यों नहीं यूज किया? क्रिएटेड डेट को, यानी कि उसके पहले क्रिएटेड डेट देखो, मैं ये एग्जम्पशन ले रहा हूँ कि क्रिएटेड डेट जो है कभी यूज़र से नहीं मांगी जाएगी। जिस टाइम पर वो इवेंट हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली डेट से हो जाएगी। हाँ, इसलिए यानी हम यूज़र से नहीं मांगना चाह रहे हैं, ये टाइम स्टैम्प है एक तरह से। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि यार एक कुछ डेटाबेस के अंदर कोई एक्टिविटी हुई थी, उस एक्टिविटी का टाइम हम यूज़र से तो नहीं मांगेंगे ना, वो यूज़र से मांगा फिर तो यूज़र बेड़ा गर्क कर देगा। मैं दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी स्टैम्प करना चाहता हूँ कि पता चले कि ये एक्टिविटी कब हुई थी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आप देखें, जब ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन लिखा गया और ये वाला फंक्शन लिखा गया, तो इस फंक्शन के अंदर जो कि इसका पहला क्या नाम है वर्जन है, और दूसरे वर्जन के अंदर सिर्फ इतना ही फ़र्क है ना, इस लाइन का फ़र्क है ना, टाइटल वाली लाइन का। बाकी चलो इस लाइन को भी फ़िलहाल हम कमेंट कर देते हैं, और तो कोई फ़र्क नहीं है ना इन दोनों के अंदर। तो क्या ये अच्छी अप्रोच है कि दूसरे वर्जन के अंदर मैं दो लाइन उसकी भी लिखूं और एक लाइन इसकी भी लिखूं? है बार बार कोड, यानी कि ये कोड की यूजेबिलिटी के खिलाफ है। ऐसा ही है ना, यानी कि आपने एक कोड लिख लिया तो अगला बंदा कहेगा ये बड़ी अच्छी लैंग्वेज बनाई है आपने, भाई सारा काम करके उसके बाद मैं फिर क्या नाम है कोलू का बैल बन गया हूँ ना। ठीक है, हम कहते हैं नहीं यार, ये फंक्शनैलिटी जो है ना, अगर उधर लिखी हुई है ना तो वो यूज़ हो जाए। क्या हो जाए? वो यूज़ हो जाए। अगर मैंने उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है तो इसका मतलब है कि मैंने इन दोनों फंक्शंस को क्या करना है? आपस में हुकअप करना है, चेन करना है। इसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग से पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि क्लासेस के अंदर जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास अभी आपने वैल्यू का कीवर्ड देखा है, आपने प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इस तरह के कीवर्ड देखे।
इसी तरह एक कीवर्ड है जो करंट ऑब्जेक्ट को मेंशन करता है, यानी कि जो करंट ऑब्जेक्ट या करंट इंस्टांस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज दिस। क्या होता है? दिस का जो वेरिएबल है ना, वो करंट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। करंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर मैं अपने कोड के अंदर टेम्प डॉट कर रहा हूँ ना, तो टेम्प मेरा करंट है ना, उस दिस के अंदर टेम्प का रेफरेंस पड़ा हुआ होगा। समझ आई कि नहीं आई? जो भी उस वक्त चल रहा होगा ना एग्जीक्यूशन में, उसका ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस उस दिस के अंदर पड़ा हुआ होगा। तो मैं कहता हूँ यार मैंने कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है, तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने का मतलब क्या होगा? ये देखिए, जिस वक्त मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो इस फंक्शन को चाहिए ना कि ये फंक्शन पहले इस फंक्शन को कॉल कर ले और इसका रिक्वायर्ड डाटा इसे पास कर दे। उसका तरीका क्या होगा कि यहाँ हमें हम कूलन डाल के हम कहेंगे दिस, ठीक है, और अंडरस्कोर कोड। ये ज़रा गौर से देखिएगा इस चीज़ को। दिस का मतलब क्या है? मैंने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। दिस का मतलब इस वेरिएबल, इस इंस्टांस के कंस्ट्रक्टर को, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? वो ये वाला कंस्ट्रक्टर है। उसको क्या चाहिए? उसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए। कौन सा? कोड। वो यहाँ आ रहा है ना, वो वेरिएबल यहाँ से मैं इधर पास करवा दूँगा। वेरिएशंस, डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट स्टाइल्स अगर यूज़र को देने हैं तो तुम ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ऐसे भी क्रिएट कर लो, ऐसे भी क्रिएट कर लो। वेरिएशन का मतलब है कि आप शॉप पे जाते हैं, वो आप कहते हैं यार ये जीन्स की पैंट बड़ी अच्छी है ना, जीन्स की एक पैंट आपको बहुत अच्छी पसंद आई, तो नहीं यार ये कलर ब्लैक है, ऐसा करें इसमें ना मुझे ज़रा लाइट ब्लैक कलर दिखाएं। फिर आप कहते हैं नहीं 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 इसमें ब्लू कलर दिखाएं। अच्छा थोड़ा सा ऐसा कलर है जो कि फेड हुआ हुआ हो। व्हाट आर दीज? यहाँ वेरिएशन समझ आती है ना, क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी दफ़ा खरीदारी की होगी। समझ आई है कि नहीं आई है? अगर ये दुकानदार आपको ये कहे नहीं जी ये तो इसी में बनती है कलर में, आप कहो यार बहुत अच्छी है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है, ये आप पर्पल कलर में कौन जीन्स की पैंट पहनता है? ऐसे ही है ना। सेम थिंग है। ऑप्शन, वेरिएशन। देखिए ना, बताएं मुझे, कैन इट्स योर, इट्स क्वेश्चन टू यू। इन दोनों कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? एक में सिर्फ कोड है हाँ, और दूसरे में कोड और पैटर्न है। ओ बिल्कुल, ये डिफरेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा नजर है मतलब ऐसा है कि इनपुट या आउटपुट भी हमें नजर आया थोड़ा। अभी दिखाते हैं जी, वो मज़ा भी करवाते हैं। ये समझ आ गई बात की? चलिए हम अब आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। ये इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। हम कहते हैं ओके यार, हम कहते हैं टेम्प डॉट, कोड तो हो गया, टेम्प डॉट क्रिएटेड हम इंटर ही नहीं कर सकते, ठीक है। टेम्प डॉट टाइटल हम इंटर कर सकते हैं। टाइटल इज इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, ठीक है। वहाँ पे आपने किया है कि कोर्स टाइप इज इक्वल टू न्यू कोर्स, यानी कि आपने इंटर कर दिया कोड की। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कोर्स टाइप बंद कर देते इज इक्वल टू न्यू कोर्स, उसका नाम देते या साथ ही दूसरा दे देते उसका कोड और टाइटल दोनों दे देते। हाँ ना, तो यही तो बात है ना, हमने दोनों वेरिएशन दिए ना उसको। प्रोग्रामर जिस तरह चाहे यूज़ कर ले, प्रोग्रामर इस तरह चाहे यूज़ कर ले। अब समझ आई बात की? अब हम स्पेसिफिक एक पे काम कर रहे हैं, उसका है कि वो .NET 1 है ये। हाँ हम नहीं, अभी हमने यूँ किया ना, ठीक है। अब हम अगला बंदा कहता है नहीं यार ये नहीं, ये मैं ना पैरामीटर्स में देना चाहता हूँ। हम कहेंगे ठीक है, ये लो कॉपी करो यहाँ से, और वही आप वाली बात, ये लो पैरामीटर्स में दे दो, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अच्छा एक तो ये तरीका है वेरिएबल्स को देने का। अच्छा एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। मैं फ़िलहाल मैं कहता हूँ टाइटल मैं ऐसे नहीं दूंगा, टाइटल मैं खुद दूंगा, ठीक है। इसमें कोड ऑप्शन आ सकता है वैसे, अगर मैं इसे कोर्स को कुछ भी ना दूं, यानी कि
बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये देखें तो सही ना। एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ अगर दूसरी साइड में स्टैटिक हाँ जी। फिर अगर मैं ऐसे नहीं कोर्स के अंदर कुछ नहीं लिखूँ एरर पैरामीटर, अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैन जिस वक्त आप अपने पास काम कर रहे होते हैं, अपना कोड लिख रहे होते हैं, ओके, हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स को फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। हम कहते हैं चलो भाई पर हो जाओ। व्हाट इज़ दिस, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ से आता है? ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास जब कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता किसी क्लास का, जब किसी क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो C# आपको एक कंस्ट्रक्टर बना के देता है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी ओवरलोड नहीं हो सकता। ओवरलोड का मतलब है कि जो ही कोई कंस्ट्रक्टर बनाते जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उड़ जाता है पीछे से। समझ आई है? अच्छा, ओके, हम आते हैं आपकी स्पेसिफिकेशन पे। हम कहते हैं नहीं यार, हमें एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, वी नीड टू हैव दैट। हम कहते हैं ओके कंस्ट्रक्टर्स ये है क्या चीज़? हाँ, ये देखिए ना, ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया ना, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। याद रखें एक बात, डिफ़ॉल्ट, एवरी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, बट एवरी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बल्कि हम ये बोल सकते हैं नन ऑफ द पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर इज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिस वक्त आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते जाते हैं पीछे से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ़र्क हो जाता है, C# उड़ा देता है, कहता नहीं अब आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए, अब आपको ये वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए। ठीक है, ओके, मैं अब इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं ये वाली जो डेट नहीं है, डेट ऑफ क्रिएशन, वो मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, चाहे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ तुम इसके साथ चेन हो जाओ, चेनिंग होगी। इसको कॉल करोगे तो ये इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करोगे तो ये इसको कॉल करेगा। ठीक है, अब एक बात ज़रूर हो जाएगी कि यहाँ पर अब कोड की वैल्यू क्या जाएगी, यानी कि अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो ये इसको कॉल कर रहा है ना। ठीक है, तो अब ऐसे पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि कोड हमारे पास सेट किया जा सकता है, इसलिए मैं कोड की प्राइवेट वैल्यू हटा देता हूँ, कोड का प्राइवेट हटा दे, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कोड इधर ले गया हूँ ना। हो सकता है यहाँ पे कोई कोड दे दे, लेकिन अगर कोई ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करता है तो कोड तो नहीं दे रहा, तो कोड एडिट करने की ऑप्शन देनी पड़ेगी ना हमें, ये चीज़। अब ये जो आपको चीज़ें माइंड में घूम रही है ना, ये असल चीज़ है। ये कौन करता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, यानी कि आप लोग करेंगे, यू आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर्स ना, आप लोगों को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट, मेरी क्लास कैसी होगी, कल उसके साथ कैसी इंट्रैक्शन करूँगा। अच्छा नो, अब हम अगली चीज़ की तरफ आते हैं। अगली चीज़ की तरफ हम ये आते हैं, हम कहते हैं कि ओके यार, ये जो मैं डाटा असाइन करता जा रहा हूँ, यानी कि मैंने कोड के वेरिएबल को असाइन किया है, मैं एक बात कहता हूँ, मैं बार बार इस चीज़ की तरफ लोगों को कायल करता हूँ कि जब आपके पास प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी को असाइन करवाया करें, वेरिएबल को डायरेक्ट असाइन ना करवाया करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? अब जब ये कोड की प्रॉपर्टी को कॉल करेगा तो वो लॉजिक जो कि आपने कोड की प्रॉपर्टी के अंदर इधर लिखी हुई है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी आकर। वेरिएबल को असाइन कराने से वो बार बार आपको वो लॉजिक लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरा जो टाइटल है, दैट मस्ट नॉट बी अ नल एंड दैट मस्ट नॉट बी अ एम्प्टी और वाइट स्पेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ, मैं ये चेक लगाता हूँ कि इफ़ स्ट्रिंग के अंदर डॉट इज़ नल और एम्प्टी, क्या चीज़? वैल्यू। ठीक है, और स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और वाइट स्पेस, क्या चीज़? वैल्यू जो यूज़र ने पास की है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ काम ख़राब हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ काम ख़राब हो रहा है। और अगर कुछ काम ख़राब हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ओके थ्रो, फिलहाल हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको कह देंगे कि यार टाइटल इज़ इनवैलिड। ठीक है, सेम गोज़ विद द कोड। जी, ये जो हमारे पास जो स्ट्रिंग की जो क्लास मौजूद है ना, स्ट्रिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, इसके अंदर ये मेथड इम्प्लीमेंटेड हुए हैं जो ये चेक करते हैं कि क्या ये नल और एम्प्टी तो नहीं है, नल या वाइट स्पेस तो नहीं है, ये अपना मतलब अपने नाम में बता रहे हैं।
जाके कुछ एम्प्टी का क्या मतलब है? एम्प्टी नल का मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ एम्प्टी का क्या नल ये एम्प्टी एक ही बात है ना, कि नल दिया गया या एम्प्टी दिया गया। नल और एम्प्टी, नल और वाइट स्पेस। वाइट स्पेस है हाँ अगर किसी ने वाइट स्पेसेस दे दिएगा चलो जी कोड का ये नाम रखते हैं, हम कहेंगे नहीं यार, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये चेक लगा सकते हैं कोड की लेंथ इतनी है कि नहीं, कोड इस रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। ऑल थिंग, ठीक है। इसी तरह मैं अगर एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कहता हूँ मुझे एकदम याद है प्रॉप होल इंटीजर प्राइस, ठीक है, कोड की प्राइस, प्राइस कह लें या कोर्स की फ़ी कह लें, वट एवर, ठीक है। या तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो चेक लगाना है वो चेक हम क्या लगाते हैं, वो चेक हम ये लगाते हैं कि वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। या हम ये कहते हैं कि वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है। और वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, हम कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास 10,000 से ऊपर का कोर्स नहीं, एग्जाम्पल के लिए दैट इज, ठीक है ना, ये हम कहते। अच्छा अब एक बात और लेके चलते हैं, हाँ जी बोलो, क्वेश्चन, नथिंग, कोई इशू नहीं। फी इज इनवैलिड, टाइटल इज इनवैलिड और कोड इज इनवैलिड। अभी हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे, एक्सेप्शन आएगा तो कोड बुरी तरह फट के साइड पर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ेंगे तब हम करेंगे, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ठीक है, कि कुछ होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके जी, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, अब मैं कहता हूं कि कोर्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या था, टेम्प डॉट टेम्प डॉट टेम्प डॉट सारे काम कर रहे होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सॉरी जो तरीका है दैट इज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, ये जो कंस्ट्रक्टर लिखा है ना, चूंकि हमें पैरामीटर लेस ये कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, उसके बाद इंटर करके ये दो ब्रैकेट्स डाल दें। अब यहाँ पे आपको वो सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी, कोड इज इक्वल्स टू आस्क डॉट नेट 1 फी 30,000 टाइटल ASP.NET MVC कोर्स, नहीं हम असल कोर्स लिख देते हैं हैं, चलो हम लोग 1 लाख लिख देते हैं, ये लो यार, या हम ये कर देते हैं ना, मैक्सिमम का चेक ख़त्म कर देते हैं ना, चलो। सर जी जो आपने किया मतलब ये जो काम किया ये कई बार मैं देखा हूँ, मतलब एक्सपीरियंस के बारे में, ये मतलब क्या किया आपने इस काम को, क्या किया? ये इनिशियलाइज किया ना, जैसे नहीं हम कर रहे थे टेम्प डॉट टाइटल तो टेम्प डॉट फलां टेम्प डॉट फलां, ये सेम वही काम हो रहा है लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट हो गया। इसको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स बोलते हैं। ये जो ऊपर काम हो रहा था आपके पास, ये जो काम हो रहा था इसको मैं टेम्प 1 कर देता हूँ, टेम्प 1 डॉट दिस, ठीक है। ये तो नॉर्मल है ना, ये तो आपको पता है, ये कहानियाँ तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स सिंटैक्स, ठीक है। कोई मसला इसके अंदर है तो बताओ, ठीक हो गया, ओके। कर ले, ये ऊपर ले जाओ, ये लो यार, ये तो इसको पता ही नहीं ना, ना ये देखो ना, ये देखो क्या हुआ। हाँ बस ये है कि आखिरी वो कॉमेंट हमें आपने ठीक डालने, बाकी कोई टेंशन नहीं। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ठीक है। अब ये सारा काम आपको समझ में आ गया, ठीक है।
अच्छा, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन फाइल बनाता हूँ, स्टैटिक वाइड मेन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आके स्टार्टअप के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। कोई मसला इसके अंदर? ठीक है, हम लोग इधर आते हैं, अपना वो मेन्यू कॉपी कर लेते हैं, जो मेन्यू हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। डू ठीक है, ठीक है, कंसोल राइट एम्प्टी। अच्छा, उसके बाद हम लोग वाइल स्टेटमेंट, वाइल वाइल ऑप्शन ऑपरेशन, ठीक है। और हमने कहा था कि हम लोग एक ऑपरेशन का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, ऑपरेशन का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। ऐसा ही था ना? ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब ये जो एरे में बनाऊँगा, कोर्स की जो एरे बनाऊँगा, ये मैं क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स के एरे बनाऊँगा। स्ट्रक्चर खत्म हो गया ना, अब क्लासेस वाला काम शुरू हो गया। अब जब हम डिलीट करेंगे तो सीधा सीधा कोर्स ऑफ आई को नल असाइन कर देंगे, वो उड़ जाएगा, वो डाटा ही उड़ जाएगा वहाँ से। क्लियर है? सारा काम वही, लेकिन आपको कंप्लीट डायनेमिक, हाँ कंप्लीट डायनेमिक और रेफरेंस टाइप का आपको कंसेप्ट मिल गया। हाँ जी, मैं अब करता हूँ ना उसके अंदर, ये वाली चीज़ हम लेकर आते हैं, ठीक है। हम लोग स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, स्विच ऑप्शन, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको अगर मैं इधर रख लूँ और इसको इधर रख लूँ तो दैट विल बी नहीं, मज़ा नहीं, इसके अंदर चीज़ें आउट हो जाएंगी। ये इसको वैसे ही कर लेते हैं। दिस इज़ केस वन, केस वन और ब्रेक, ये क्रिएशन वाला काम था, ठीक है। मैंने से कहा ये सारी इंटर करो चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसने इंटर की, ठीक है, प्राइस वगैरह इंटर की, सही है। उसके बाद फिर मैंने इसका कहा कि अच्छा चलो यार कोर्स का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोर्स का एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बताइए कोई मसला हो रहा है इसमें? कहाँ पे? वहाँ पे एरे क्रिएट की है, ये जो एरे क्रिएट की है ये सिर्फ रेफरेंस होल्ड कर रही है, ऑब्जेक्ट इधर अंदर बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर अंदर बन रहे हैं, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे। हाँ जी, नहीं नहीं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो पीछे प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ मैं सिंपल आप लोगों, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ को करता जा रहा हूँ ना, ठीक है। इस फीचर टाइम नो, ठीक है, ये आप बेशक डॉट के साथ कर लें, फ्लां कर लें, हाँ जी। इस फीचर ट्रू फॉल्स, अच्छा ये कोर्स डॉट कोड कैपिटल कर लोगे, टी कैपिटल कर दोगे, प्राइस कैपिटल कर दोगे, अच्छा क्रिएटेड की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा कोर्स डॉट प्राइस, ठीक है, F12 करो, सॉरी F12 इधर करें, और यहाँ पे देखें नीचे आके कि ये जो प्राइस है, सॉरी प्राइस का जो मैंने फ़ी लिखा हुआ है इसको, ठीक है, हम कहते हैं फ़ी, और इस फीचर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसको कहते हैं कि बूलियन इस फीचर, लेकिन नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दें इसको, फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलें यार, इस फीचर ले आते हैं, हम लोग कहते हैं बूल इस फीचर, ठीक है। बल्कि इसको कट कर लें और यहाँ पे हाँ वही करते हैं, एक फुल प्रॉपर्टी बना लेते हैं, बूलियन इस फीचर, इस फीचर, ठीक है। फीचर कोर्स है कि नहीं है, और इसको फ़िलहाल हम कंस्ट्रक्टर्स को नहीं छेड़ते,
ठीक है, हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं इसको इज फीचर। सही है, सर ये भी जो कंस्ट्रक्टर में पास नहीं कर सकते नहीं करते हम, छोड़ दें, कह रहे हैं वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ये काम अगर हम असाइन करना चाहें तो ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स से कहा, यू कैन डू इट लाइक दिस। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये तरीका कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ पता चलेगी। अब यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे कॉमाज आएंगे। ठीक है, एंड ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इधर चले जाएं, अब ये डाटा सेव करना है। ठीक है, हम इस डाटे को सेव कर लेते हैं, और फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्प्ले ऑल, मैं जिस चीज़ की तरफ आना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले ऑल, ये है ना, ये हमने डिस्प्ले करना है। ये बड़ा मज़े का काम है। ओके जी, ये है, ये करते हैं, ये डिस्प्ले ऑल है। सर ये ऊपर का काम है, ये जो अपने नीचे ऊपर बंद है ना, मतलब नीचे थोड़ा यहाँ पे हमने वो उसको क्रिएट किया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे। सर यहाँ पे जो हम सिर्फ अगर वो जो आपने इनिशियलाइज करवाए थे कंस्ट्रक्टर 2 और 3 करवाए थे, उनको यूज़ कर लें, इसको यूज़ करें, जिस मर्जी को यूज़। अगर हम उसे रिमूव कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा ना इस पे? क्यों, क्या हो गया, उसे रिमूव करके काम चलाना है? वैसे करिए नहीं तो रिमूव तो कर दें हम उसे, लेकिन आप उसे रिमूव करके काम करना चाह रहे हैं, करना नहीं चाहते, वैसे अगर वो रिमूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त जो यूज़ हो रहा है ना, इसके लिए वो इनफेक्टिव है। बस ये बात समझा। बस ठीक है ना, वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं, चाहे तो उसको यूज़ कर लें। समझ आ गई। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये देखो, मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि ओके यार कोड वो यूज़ कर लेगा, और टाइटल तो दे दे इसको। ठीक है ना, यानी कि सॉरी यहाँ पे कोड और टाइटल वो पास कर दो, यहाँ से कोड और टाइटल पास कर दो। समझ आ गई बात? वो वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है और डाटा इसमें जा रहा है। यानी कि पैरामीटर में हमेशा वेरिएबल ही आएगा, प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। नहीं, प्रॉपर्टी आ ही नहीं सकती। अभी समझ में आया सर। प्रॉपर्टी तो पैरामीटर में जाती नहीं ना। अच्छा, अब ये डाटा शो कराना है, कोड कैपिटल, टी कैपिटल, फी और इज फीचर। ठीक है, अच्छा अब वो चीज़ मैं कहता हूँ कि भाई अब इंडेक्स नहीं, अब हो सकता है कि ये कोर्सेज डॉट लेंथ तक चले। ठीक है ना, लेकिन मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ कोर्सेज ऑफ आई, जो कि मैं उधर नहीं लगा सक रहा था, इज़ नॉट इक्वल टू नल। ये कंडीशन मैं पहले नहीं लगा पा रहा था स्ट्रक्चर्स के अंदर। स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ नल वाला काम नहीं चेक हो सकता। याद है मुझे, वो नहीं हाँ जी, ये रेफरेंस टाइप है, वो वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप में नल तो नहीं होता ना, समझा। रेफरेंस टाइप में नल हो सकता है। ये क्वेश्चन है हाँ जी, सर, जैसे कि हम लिखते हैं कि कोर्सेज इनटू आई डॉट लेंथ है, ठीक है सर, और ये आपने लिखा है कोर्सेज डॉट लेंथ है, तो इसमें क्या फर्क है सर? कोर्सेज ऑफ आई डॉट लेंथ, कोर्सेज हाँ जी सर, कोर्सेज ऑफ आई डॉट लेंथ कहाँ लिखा है? आई डॉट कोड या आई डॉट टाइप, वो तो उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही होती है ना, वो कोर्स की प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही होती है। ये जो है ना, ये कोर्सेज एक एरे है, ये एरे की प्रॉपर्टी आ रही है, क्योंकि कोर्स क्या चीज़ है, एक एरे टाइप है। तो एरे टाइप है ना, तो एरे की टाइप के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर भी मौजूद हैं। इनके सो की अरे टोटल लेंथ तक जाएगा। हाँ हाँ, ये टोटल लेंथ तक जाएगा। कोर्सेज ऑफ आई का मतलब है जहाँ तक उसकी यानी कि वो वैल्यू इंटर हुई है। जी जी जी, वहाँ तक जाएगा, वैल्यू नहीं इंटर हुई है। कोर्सेज ऑफ लेंथ का मतलब है कि टोटल कोर्सेज की एरे को देखेगा। अब देखो बात ये है कि मेरे जहन में ये है कि लेट से किसी बंदे ने 50 कोर्सेज डाल दिए, तीसरा कोर्स आके डिलीट कर दिया। ठीक है, डालता गया कोर्सेज डालता जा रहा है, 100 कोर्सेज तक डाल दिए, लेकिन पीछे पता चला कि पीछे दरम्यान में ना 10 कोर्सेज खाली पड़े हैं जगह। तो जब वो डिस्प्ले करवा रहा होगा तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं
सिर्फ उतने डिस्प्ले कराऊंगा जितना मैं डाटा डाला हुआ है। अब उतने डिस्प्ले तो करवाएगा जितना मैं डाटा पड़ा, लेकिन साथ साथ उसे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उस इंडेक्स पे डाटा है भी कि नहीं। दैट इज नॉट इक्वल टू नल। कोर्सेज की जो एरे बनी है वो एरे क्या है, वो एड्रेसेस की एरे है। जिस एड्रेस पे डाटा रेफरेंस नहीं पड़ा हुआ वहां पर क्या है, नल। तो वो चेक कर लिया उसने कि नल तो नहीं है, और उसने पूरी एरे को स्किम किया, पूरी एरे को स्कैन किया। स्ट्रक्चर्स में ये काम नहीं हो सकता था। ये काम करने के लिए हम नलेबल्स, और जब पढ़ेंगे ना टाइप नलेबल्स के बारे में जब पढ़ेंगे, आगे एक लेक्चर आएगा वहां पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि नलेबल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ इस तरह। और दोबारा एक्सप्लेन करना सर। हैं? नल वाला ये थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करना। अच्छा, नल वाला पॉइंट, ओके। वर्ड मैं कहता हूँ इंसर्ट टेबल ये है हमारे पास, ठीक है। ये ठीक है, मैं कहता हूँ ये कोर्सेज की एरे है। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इधर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, इधर भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 जगहों पे डाटा डाला, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि यूज़र आया अगली दफ़ा, ठीक है। यूज़र ने क्या किया कि इधर से डाटा उड़ा दिया, डाटा डाला डाटा डाला डाटा डाला, यहाँ नल पड़े हैं। ये हालात है। अब वो जब इसको पढ़ने के लिए आएगा, यूज़र जब 0 इंडेक्स पे होगा डाटा मिल जाएगा, 1 इंडेक्स पे होगा डाटा मिल जाएगा, 2 पे होगा तो नहीं मिलेगा। तो जब नल मिलेगा, नल इनफैक्ट क्या है, ये एक एड्रेस है। इनफैक्ट ये क्या है, ये डाटा नहीं है, ये एड्रेस है। मैं एंड का साइन डाल देता हूँ। मैं ना ये एंड ऑफ डाटा कॉपी करता हूँ, ठीक है ना। अब जब वो 0 इंडेक्स पे होगा उसे डाटा मिलेगा, 1 पे डाटा मिलेगा, 2 पे आएगा तो क्या होगा, 2 पे जब आएगा ना वो, तो स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कोर्सेज ऑफ 2 डॉट टाइटल। इसका मतलब क्या होगा, नल डॉट टाइटल। तो एक्सेप्शन क्या देगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ही नहीं है। तो क्या होगा, हमें चेक लगाना पड़ता है कि क्योंकि कोर्सेज ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, तो मैं चेक लगाता हूँ कि भाई क्या कोर्सेज ऑफ आई नल तो नहीं है। नल नहीं है तो ये काम होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। आप समझ आई बात की। दिस इज द मेन रीज़न जिस वजह से मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन लगाई है।
इज इट क्लियर? ठीक हो गया, गुड, वेरी गुड। और मैं यहाँ पे केस कहता हूँ, केस की सॉरी डिफ़ॉल्ट में कहता हूँ ब्रेक, और ऑपरेशन को फॉल्स कर दें। ठीक है, इसको अगर हम लोग रन करते हैं, रजिस्टर रनिंग कोर्स कोड 101 ऑफ रनिंग इन C#। ठीक है, उसके बाद क्या है, फीचर कोर्स, यस, एंटरप्राइज, ठीक है, रजिस्टर रनिंग कोर्स 102, टाइटल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, फीचर कोर्स नोट्स, प्राइस 8000, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद मैं कहता हूँ लिस्ट ऑल, ठीक हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ डिलीट करना है, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ रिमूव, नहीं रिमूव पे तो किया है, हाँ हाँ हाँ, रिमूव पे नहीं किया, ठीक हो गया। लिस्ट ऑल, रिमूव पे हम काम करते हैं। अब जब रिमूव पे काम आएगा, ठीक है, केस 3, ये हमारा केस 3 है, ठीक है। तो मैं इनफैक्ट सर्च वाला काम सारा उठा के लेकर आता हूँ। क्या करता हूँ, सर्च वाला सारा कोड उठाता हूँ और ये कोड उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ कि वही सर्च करके ला, ठीक है, डॉट कोड, ये सर्चिंग तो हो गई, ठीक है। अब मैं यही कोड, सॉरी, कोड टाइटल की इस फीचर, ये था सर्च वाला कोड, मैं यही सर्च वाला कोड सारा कॉपी करता हूँ और दोबारा लिखता हूँ और नंबर 3 पे करता हूँ। अभी मैं इस चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा कि ये क्या करेगा, लोकेशन को -1 असाइन करते हैं, एंटर द कोड टू सर्च, ठीक है। उसने अगर सर्च कर लिया तो ये कोड दिखा दिया, दिखाने के बाद वो क्या करेगा कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो वो क्या कहेगा, कोर्सेज ऑफ लोकेशन को नल असाइन कर देगा, दैट्स इट। कोर्सेज ऑफ लोकेशन को बस, दैट्स इट, खत्म। नल असाइन करने का क्या मतलब है, रेफरेंस सारे आप सारों को एम्प्टी कर रहे होते थे। ये हो गया, ये क्या था, ये हो गया लिस्ट ऑल। किसको कर लिया ना, वो तो सारा कुछ वैसे ही उठा के लाया हूँ, ठीक है ना। इधर कर लेते हैं कंसोल क्लियर और प्रेस एन की दुकान में, ये है शब्द क्रिएट, ठीक है, क्रिएट, सर्च एंड डिलीट, लिस्ट ऑल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्च की फंक्शनैलिटी हम बार बार लिख रहे हैं, सर्च को हम एक ही जगह पे कर सकते हैं, सर्च को एक ही जगह पे कर सकते हैं। सर्च की फंक्शनैलिटी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं सर्च का, तो सारों को सर्च करें और बताए कि अगर है तो हाँ, ये देखें ना, अब जैसे ये है ना, ये क्लास, यहाँ फंक्शन है ना, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे ये सर्च है ना, तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ऐसा करो कि सर्च का फंक्शन कॉल करते हैं, सर्च, इसको क्या पास करेंगे, इसको कोर्सेज की एरे पास कर देंगे, ठीक है। और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न एक इंटीजर वेरिएबल करेगा, ठीक है, कंट्रोल डॉट, और बल्कि एक काम करता हूँ ना कि इंटीजर क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि लोकेशन इज इक्वल टू, ठीक है, सर्च कोर्सेज, कंट्रोल डॉट
जनरेट, ये नीचे मेथड बना देगा आपका, बन गया। इस मेथड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यही जो अपनी फॉर की चीज़ है ये कट करें यहाँ से, ये फॉर का लूप अपना यहाँ पे लगा दें, ठीक है। और ये कोड है ना, इसको कोड भी भेजना पड़ेगा, स्ट्रिंग कोड, सही है। अब ये लोकेशन का वेरिएबल है, आउटपुट करना है ना इसने, ऐसा ही है ना, तो ये वेरिएबल रिटर्न टाइप में देना है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर लोकेशन इज इक्वल्स टू -1 कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये रिटर्न करना है इसने, तो मैं रिटर्न लोकेशन लिख देता हूँ। ये फंक्शंस के अंदर जब वेरिएबल रिटर्न करने हो तो ऐसे करते हैं। ये क्या हुआ, ये पैरामीटर्स आए, इनके ऊपर इसने काम किया, ये एक लोकल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू को मिलने के ऊपर यानी कि जब मेरा काम हो गया तो इस वेरिएबल को, इस लोकेशन की वैल्यू यहाँ पे सेव कर ली, लूप को ब्रेक किया और लोकेशन रिटर्न करवा दिया। इस लोकेशन वेरिएबल का उस लोकेशन वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई। और वो जो कोड का वेरिएबल मैंने दिया था वो कोड भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ताकि इसको कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। हाँ जी, हैं यहाँ भेजा है जो, हाँ जी, ये पूरी एरे उसने भेज दी ना यहाँ पे, एरे का पूरा भाई रेफरेंस भेज दिया ना एरे को, पूरी एरे। एरे से मुराद क्या है, रेफरेंसेस है ना यार, पूरे रेफरेंसेस भेज दिए यहाँ पे उठा, ठीक है। सेम काम मैं इसको कहता हूँ कि ऐसा करो, ये जो सर्च वाला काम तुमने, अच्छा ये बजाय इसके कि इधर करने के ये इधर कर दें, अलग से लोकेशन असाइन करने की जरूरत नहीं, ये बस ये एक ही लाइन में सारे काम है। सेम काम सर्च एंड डिलीट है, ठीक है जी, ये सर्च एंड डिलीट ये सारा काम इधर कर दें, ये हो गॉट दैट, कहानी खत्म। अब यहाँ पे लोकेशन वेरिएबल इस तरह कर दें, चलो, क्योंकि एक स्विच स्टेटमेंट में आ गया ना, एक स्विच के केस स्टेटमेंट में आ गया तो इसे बार बार डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगेन अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है ना, ऐसा ही है ना, ठीक है। इसे यहाँ से हम काट लेते हैं, हम कहते हैं डिस्प्ले, सही है। तो अगर आपने डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे आप कोर्सेज की एरे भेजें और लोकेशन भेजें, ठीक है। जनरेट द मेथड, ये मेथड जनरेट हो गया, यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दें, सही है, ये वेरिएबल आ गया। अच्छा, इसके बजाय आप एक और काम कर सकते थे कि यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्ले करना है ना, यहाँ कोर्सेज डिस्प्ले करने के बजाय ना सिंपल कोर्सेज ऑफ लोकेशन डिस्प्ले ये सेंड कर दो, कोर्सेज ऑफ लोकेशन, एक कोर्स चला जाएगा, सारी एरे तो भेजने का फ़ायदा कोई नहीं ना, क्या ख्याल है, सिंपल एक कोर्स भेज दो। तो यहाँ पे अब आपको ये जो वेरिएबल आप भेज रहे हैं ये कोर्स भेजें, ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स डॉट कोड, कोर्स डॉट टाइटल, कोर्स डॉट फी, कोर्स डॉट स्ट्रक्चर, समझ आई बात की, सिंपल है ना यार। देखो डिस्प्ले करना है ना, डाटा आउटपुट करवाना है ना, शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए क्या चाहिए मुझे सिर्फ वो कोर्स का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, बस वो कोर्स का ऑब्जेक्ट उस लोकेशन पे है, स्पेसिफिक, हाँ बस एक स्पेसिफिक चाहिए। यहाँ भी जैसे लिस्ट ऑल है, लिस्ट ऑल के अंदर मैं यहाँ पे इसको ये कह दूँगा, ओके यार ये कर दो, यहाँ लोकेशन को जाए आई कह दो, बस हाँ, उस एरिया में से एक ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ ना, कोर्सेज ऑफ लोकेशन या कोर्सेज ऑफ आई, यानी कि वो 6 लाइनें जो बार बार लिखी हुई है वो मैंने एक जगह पे लिख दी, मैंने कहा बस ठीक है यार ये यहाँ से यूज़ हो जाएंगे। तो अब आपका कोड जो है वो अगले के लिए समझना आसान है, ठीक है।
हैं ये जो आपने किया ना कोर्स का क्या डिस्प्ले वाला डिस्प्ले वाला किया मैंने, उसे कोर्स का एक ऑब्जेक्ट भेजा है, मैंने कहा इसको डिस्प्ले करवा दो। आप कोर्स का ऑब्जेक्ट कौन सा भेजना है, उस लोकेशन का भेजना है ना भैया। कौन सा ऑब्जेक्ट भेजना है, कोर्सेज की एरे में से जो ऑब्जेक्ट मिला है, जो लोकेशन मिली है आपके काम की है, तो उस लोकेशन का भेजो ना, उसे प्रिंट कर दो। क्या समझ नहीं आई? तो एक फ्लो में समझ आ रहा है, मतलब डिस्प्ले में एक स्ट्रक्चर पहली बार ये देखा है ना, डिस्प्ले स्लैश होम की लोकेशन आप यूज कर रहे हैं ये वाला। स्टैटिक इन लोकेशन नहीं, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम के अंदर बन रहा है इसलिए ये स्टैटिक बन रहा है। ठीक है प्राइवेट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये क्लास लेवल का फंक्शन बन रहा है। क्योंकि ये देखो ना, ये ऊपर मेरी मेन जो क्लास होती है ना, इसके अंदर जितने भी मेथड, क्योंकि ये मेन से कॉल होना है, ये स्टैटिक ही होगा, स्टैटिक के अलावा हो नहीं सकता। वही कि उस क्लास के अंदर लिखा जा रहा है ना, मेन से कॉल होने का मसला नहीं है, उस क्लास के अंदर लिखा जा रहा है। उस क्लास के अंदर हम लोगों ने फिर स्टैटिक फंक्शन बनाया, इसको एक कोर्स का ऑब्जेक्ट भेजूंगा, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। ये क्या है, फंक्शन की सिग्नेचर क्या होता है, उसका एक्सेस मॉडिफायर, उसकी रिटर्न टाइप, उसका नाम, उसके पैरामीटर्स, बस। इसको आप रन करें तो सेम वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो पहले मिल रहा था। 1 इंटर कोड 101 और ASP.NET MVC4 फीचर प्राइस 30,000। ठीक हो गया, लिस्ट ऑल। ठीक है, जब एक डिस्प्ले हो रहा है तो 1,00,000 भी डिस्प्ले हो जाएंगे। जी समझ आ गई बात की? सेम वही काम जो कि हमने स्ट्रक्चर से किया था, वही काम मैंने अभी क्लासेस से कर दिया। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके अंदर है तो बताएं। ये भी सेव कर दूं?